हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जरूर से देख लें ताकि आपको बिजनेस का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और कमेंट्स में आप मुझसे नए टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं जिसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्रिएट करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो होता है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है। और इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने चार पार्ट्स में है जो डिवाइड किया हुआ है, जो कि है इकोनॉमिक, ह्यूमन, सोशल एंड नेशनल। अब इनके अंदर सारे सब पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इनमें फोर सब पार्ट्स हैं हमारे पास, जो कि है प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्रिएटिंग मार्केट्स, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉफिट अर्निंग। अब आप सभी को पता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस क्यों करता है। उसका मेन मोटिव ही यही होता है, बिजनेस में प्रॉफिट्स को अर्न करना। चाहे आप छोटे से छोटा बिजनेस देख लो, चाहे आप बड़े से बड़ा बिजनेस देख लीजिए, दोनों में ही जो भी बिजनेसमैन होता है, ठीक है, उसको हमेशा यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो यही होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है। प्रॉफिट्स जो है सिर्फ हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी एक्सपेंशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए उसका एरिया, और बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको भी जरूरत होती है, वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिले, उन जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न्स उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है। और जो भी एम्प्लॉयज हमारे अंडर काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में हमारे बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, वो भी एक्सपेक्ट यही करते हैं कि उनको अच्छी सैलरीज और वेजेस मिले। तो ये सारी चीजें कैसे फुलफिल हो सकती हैं, चाहे वो एक्सपेंशन या डेवलपमेंट हो, चाहे हायर रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स हो, और चाहे हायर वेजेस और सैलरीज हो, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आपका बिजनेस जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। सो सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो है बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। आप गुड्स को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो? ताकि आप प्रॉफिट्स अर्न करो। ठीक है। अब प्रॉफिट्स कैसे अर्न करोगे? जब आप कस्टमर को उसकी मनपसंद की चीज दे पाओगे। ठीक है। तो हमेशा जो भी आपने प्रोडक्शन करनी है वो अकॉर्डिंग टू द लाइकिंग, डिसलाइकिंग, टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। मतलब कस्टमर को जो चीज पसंद आए वही चीज कस्टमर को बनाकर या सेल करनी चाहिए। ठीक है। आप वो चीज कभी कस्टमर को बेच नहीं सकते जिसके लिए कस्टमर जो है तैयार ही ना हो खरीदने के लिए, उसको पसंद ही ना हो। जिस चीज की डिमांड होगी आप वही चीज कस्टमर को क्या करोगे, सेल करोगे। तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी सारी जो बिजनेस की नीड्स हैं उसको क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। ठीक है। ना कि गुड्स को सिर्फ प्रोड्यूस करना, बल्कि उसको अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना, उसके लिए अलग अलग यूटिलिटीज है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, ठीक है, वेयर हाउसिंग हो गई, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल कस्टमर तक जो है वो पहुंच सके। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग मार्केट्स। अब क्रिएटिंग मार्केट्स क्या है? इसमें जो है ये बिजनेस का एक कह लो एक इम्पॉर्टेंट एम होता है, क्योंकि आपने तो प्रोडक्ट बना लिया, आपने जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? आपको उसको सेल करना है टू द कस्टमर। उसके लिए आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे। जब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस चीज के लिए ये यूज होता है, कितने रुपए में ये मिल रहा है मार्केट में, कौन सी शॉप से मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें जब तक कस्टमर को आप नहीं बताओगे, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग नहीं करोगे,
तब तक जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेल नहीं होगा, आपकी सेल जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो एक बिजनेसमैन हर एक वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। ठीक है, इसमें वो कुछ भी कर सकता है, वो टीवी के थ्रू एड दे सकता है, वो जैसे आजकल हम मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं उसमें वो ऐड दे देते हैं। ठीक है, होर्डिंग्स लगा के न्यूज़पेपर में, जैसे मर्जी पैम्पलेट्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू वो क्या कर सकती हैं, एड्स आपको, मतलब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। साथ में ही कस्टमर जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, उनका ये भी एम होता है कि वो अपने बिजनेस के साथ नए कस्टमर्स जोड़ सकें, और नए कस्टमर को जोड़ने के साथ साथ उनको ये भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं वो उनके साथ लॉयल रहें, वो उनका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट ना हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये भी एफर्ट्स करते हैं, एक तो करते हैं एफर्ट्स ताकि वो अपने जो न्यू कस्टमर्स जोड़ सके अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और साथ में ये भी इंश्योर करते हैं कि जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं वो उनके साथ लॉयल्टी रखें, उनके साथ उनका ही प्रोडक्ट यूज करें। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करनी होती है, उनकी पसंद का प्रोडक्ट सही दामों में देकर। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपको पता है आजकल का टाइम ऐसा है, ठीक है, जिसमें कि हर एक कस्टमर चाहता है कि हमें भाई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। ठीक है, हम चाहते हैं हमें बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, बट हम उसके लिए एक्सेस भी नहीं पे करना चाहते। ठीक है, सो आजकल के टाइम में हर एक बिजनेसमैन को ये चाहिए कि वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सही दामों में रीजनेबल प्राइसेस में जो है उनको प्रोवाइड करे। ठीक है, और इसके लिए क्या कर सकते हैं वो, उनको हमेशा अपनी जो भी मशीनरी यूज करें, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी उनकी हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं चलेंगे तो वो कभी भी कंपटीशन में स्टे ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप पुरानी मशीनरी पे काम कर रहे हो, वो एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हो, और लेटेस्ट न्यू मशीन आई है उसमें जो है आप एक दिन में 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, देन अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हो और बाकी सारे मार्केट में बिजनेसमैन कर रहे हैं उस चीज को अडॉप्ट, तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। सो क्या है, आपको जो है चेंजिंग वर्ल्ड के साथ हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, जो भी न्यू मेथड्स, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर भी चार पार्ट्स हैं हमारे, चार पॉइंट्स हमारे पास गिवन हैं। दैट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, हेल्पफुल टू गवर्नमेंट। तो अब वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो हमारी जो बिजनेस का सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल मतलब सबसे कीमती वो जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि जो अल्टीमेट काम होता है वो तो एम्प्लॉयज ने ही करना होता है। ठीक है, बाकी सारे उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट जो एक्चुअल काम होता है, अल्टीमेट काम होता है, वो जो है एम्प्लॉयज को ही करना होता है। और एक बिजनेस को ये भी सोचना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कोई मशीन्स नहीं है, उनको हम मशीन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनके साथ हमेशा वेलफेयर करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम उनको अच्छी सैलरीज या वेजेस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनको ये फील हो एम्प्लॉयज को कि भाई हम भी इम्पोर्टेंट हैं बिजनेस के लिए, हम भी इस कंपनी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी बिजनेस है जिसके एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, वो बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा एज कंपेयर टू वो बिजनेस जिसके एम्प्लॉयज हमेशा छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहां की वर्किंग कंडीशंस या फिर उनकी सैलरीज वगैरह अच्छी नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो जा रहे हैं, तो वो बिजनेस इतना ग्रो नहीं करेगा। सो हमेशा जो है हमें एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में, उनके भले के बारे में सोचना चाहिए एक बिजनेसमैन को। ये भी जो है एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, अब आपको पता है आजकल का टाइम ऐसा है, मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, आप वही चीज प्रोड्यूस करोगे जो कस्टमर को पसंद है। ठीक है, जो कस्टमर डिमांड करता है, जो कस्टमर चाहता है,
जो चीज वो नहीं चाहता आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है, कस्टमर वो चीज मांग ही नहीं रहा है, वो मांग कुछ और है, आप दे कुछ और रहे हो। तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमेशा हमें, और हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। तो कोई भी बिजनेस तभी चल सकता है जब हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा कस्टमर की नीड्स को ही सेटिस्फाई करना है, मीन्स उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, या उन्हें किस चीज की जरूरत है, उसको एनालिसिस करके देन आपको क्या करना होता है, बिजनेस में वो प्रोडक्ट जो है वो आपको सेल करना है, प्रोड्यूस करना है, ताकि आपका जो बिजनेस है वो अपने ऑब्जेक्टिव को, जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। सो कस्टमर भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, कंपनी में जो होते हैं ऑनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग हाथों में होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, और जो मैनेजमेंट होती है वो बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है टू डिफरेंट हैंड्स हैं। ठीक है, अब जो मैनेजमेंट होती है वो तो क्योंकि कंपनी में होती है, बिजनेस में ही होती है, वही सारा कुछ प्लान कर रही है, वही सारा कुछ एग्जीक्यूट कर रही है, सब कुछ वही कर रही है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो पूरे जो हमारी कंट्री है उसमें अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठ के कहीं किसी भी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। सो अब क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में, तो उसका भी ये जानने का हक है भी कि बिजनेस में क्या हो रहा है। ठीक है, और जो उसने पैसा लगाया है क्या वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। ठीक है, और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि उनको फेयर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो हमेशा जो है इन्वेस्टर्स को फेयर रेट ऑफ रिटर्न दें, उनके किसी भी पैसे का मिसयूज ना करें। और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उनको क्या करना होता है, जो एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती है, वो एनुअल रिपोर्ट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है अबाउट द बिजनेस, जो भी आपने साल में डीलिंग्स की हैं। ठीक है, वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उसमें एनुअल रिपोर्ट में लिखनी होती है और शेयर होल्डर्स को जो है इशू करनी होती है। इससे क्या होता है, कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स का विश्वास जीतने में जो है सफल हो जाता है। ठीक है, ताकि और भी इन्वेस्टर्स उनसे जो है अट्रैक्ट होके हमारी जो कंपनी में या हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे है टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करना दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है उनको पेयर रेट ऑफ रिटर्न देकर, और दूसरा है उनका जो है कॉन्फिडेंस विन करके। नाउ नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, बिजनेस कैसे जो है गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, गवर्नमेंट की हेल्प कैसे कर सकता है बिजनेस। तो सबसे पहले है कि जो है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब है जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री की, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट हमारी जो है कंट्री में पोल्यूशन जो है वो कम करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको वो सारे मेजर्स या मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन का लेवल जो है, पोल्यूशन को है कम किया जा सकता है, जो भी गवर्नमेंट ने मेथड उनको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जो भी मेजर्स देने थे वो दे दिए। उनको मानना ना मानना बिजनेस के हाथ में है, लेकिन ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझे और उन मेजर्स को, उन मेथड्स को अडॉप्ट करे। ठीक है, तो जाके वो क्या है, पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है अल्टीमेटली। और भी बहुत ज्यादा जो है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो एक बिजनेस को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ताकि जो है वो हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा हो। ऑन द अदर हैंड जो है, ये बिजनेस की ये भी एक ड्यूटी बनती है कि वो टाइमली और रेगुलरली गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करे। उसको कभी भी जो है टैक्सेस चुराने नहीं चाहिए या छुपाने नहीं चाहिए कह लो। ठीक है, तो बिजनेस को है जो जो भी है फंड्स, जो जो भी आप टैक्स पे करते हो वो गवर्नमेंट के फंड्स में चला जाता है,
अल्टीमेटली वो पैसा हमारी जनरल पब्लिक के ही काम आता है, वो उनके वेलफेयर के लिए जो है वो पैसा यूज करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करती है गवर्नमेंट वो पैसा, तो हमेशा बिजनेस को जो है रेगुलर टैक्सेस जो है वो पे करने चाहिए। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के फर्दर 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। सेकेंड है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। थर्ड है ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। एंड फिफ्थ इज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है, देखिए, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ तक नहीं होती है, या उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ तक नहीं होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसको अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना भी, ये भी बिजनेस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि कस्टमर को जब भी वो प्रोडक्ट चाहिए वो मार्केट में उस वक्त अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। जब भी जहां भी उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है वहां पे वो अवेलेबल होना चाहिए। और ये कौन करता है, ये बिजनेस ही करता है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है उसने भी जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, ताकि जो सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें क्या है कि ये भी क्या है, एक जो है बिजनेस की एक कह लो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना सोसाइटी को, ठीक है। अब क्या है, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने नए नए बिजनेस खोल सकते हैं, ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है, उस जगह पे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो रोजगार मिल सके, ऐसी जगह पर उन्हें जो है अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, और जिसको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में, ठीक है। अब जो भी बिजनेस है वो उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है अपनी प्रोडक्शन में कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है लिमिटेड है, ठीक है। और उनको एक बिजनेस की ये जो है ड्यूटी बनती है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं उनको वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज करें। मीन्स किसी भी चीज की कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए उनको क्या है, प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए जितने भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, या जो भी मेथड या टेक्निक्स आई हैं उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें और उसकी बिल्कुल भी जो है वेस्टेज ना हो सके। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। अब जो बिजनेस है, देखिए, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड कराए, ठीक है। और ये जो है बिजनेस का बहुत ही ज्यादा कह लो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अगर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कोई चीज बनेगी तभी कस्टमर जो है उसको बाय करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना है, ठीक है। और वो जो भी प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्रेफरेंस लाइकिंग एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। आपको बिजनेस में कभी भी कस्टमर को लो क्वालिटी प्रोडक्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करने हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो हर चीज जो भी आप बना रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए, और उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है उन्हें जेन्युइन प्राइसेस के ऊपर पे करना चाहिए। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। अब जो है अगेन सेम वही पॉइंट आ गया है, ठीक है, जो हमने लास्ट पढ़ा था, हेल्पफुल टू गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट के साथ हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। और उनको जो है टाइमली टैक्सेस पे करने चाहिए, रेगुलरली टैक्सेस पे करने चाहिए, और साथ में ही कोई भी तरह की जो है कोई भी ब्लैक मार्केटिंग या फिर स्मगलिंग गुड्स की वो नहीं करनी चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि जो है बिजनेस
के साथ साथ हमारी जो कंट्री है वो भी जो है वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज अवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे फर्दर 4 सब पॉइंट्स हैं। Increase exports, development of small industries, promote education and sports, balanced regional development। तो सबसे पहले आता है हमारा इंक्रीज एक्सपोर्ट। इंक्रीज एक्सपोर्ट जो है हमारे बिजनेस का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है कह लो पार्ट है या ऑब्जेक्टिव है। आप जितनी ज्यादा गुड्स बाहर की कंट्री में सेल करते हो, ठीक है, उतने ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, उतना ज़्यादा क्योंकि फॉरेन का जो कंट्री का पैसा है वो हमारी कंट्री में आता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री ग्रो करती है, हमारा जो है वो बिजनेस ग्रो करता है। और इसके साथ साथ हमारा जो नेशन है, कंट्री है, वो क्या होती है, ग्रो करती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो एक बिजनेस को हर वो मेथड या टेक्निक यूज करनी चाहिए ताकि वो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट को क्या कर सके, बढ़ा सके। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री मीन्स क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, देखिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि स्मॉल लेवल पे होती हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि लोकल एरिया की नीड्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो एक बिजनेस को जो ये है ये भी चाहिए कि वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, ठीक है, और उनकी ग्रोथ करे, ठीक है, उनको जिन-जिन चीज़ों की जैसे ज़रूरत है उनकी हेल्प करे स्टार्टअप के लिए, ठीक है? ताकि हमारी कंट्री में जो है वो स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सके और अल्टीमेटली वो क्या करेंगी, हमारी जो नेशन है उसको भी क्या करेंगी, ग्रो करने में कंट्रीब्यूट करेंगी। नेक्स्ट इज़ प्रमोट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब जो बिजनेसमैन है उसको जो है हमेशा बिजनेस के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करना चाहिए, ठीक है। कोई भी बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करके सरवाइव नहीं कर सकता, उसको सोसाइटी का वेलफेयर करना भी उसके जो बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है, बिजनेसमैन को क्या करना है कि अपनी बिजनेस में से हमेशा कुछ ना कुछ जो है पैसा जो चाहे किसी पैसे में चाहे किसी भी तरीके से जो है हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, अलग-अलग टूर्नामेंट्स में वो स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको जो है हमारी कंट्री का जो है लिटरेसी रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और जितने ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हमारी कंट्री में होंगे, उतना ज़्यादा ही हमारी जो कंट्री है वो क्या करती है, ग्रो करती है और डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ठीक है, या बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल मीन्स अलग अलग एरियाज होते हैं, बैलेंस मीन्स एक बराबर, ठीक है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, डेवलपमेंट मीन्स बढ़ोतरी होनी, ग्रोथ होनी, ठीक है। तो क्या है कि जितने भी एरियाज हैं, हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, जितने भी हमारे एरियाज हैं कंट्री के, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे बहुत ज्यादा डेवलप हैं, ठीक है, कुछ एरियाज बैकवर्ड भी हैं, कुछ एरिया रूरल एरियाज भी हैं, ठीक है। अब क्या है कि बिजनेसमैन को ये इंश्योर करना है कि वो सारी नेसेसरी फैसिलिटीज जो भी चाहिए लोगों को, जो भी उनकी बेसिक नीड्स है, वो हर एक एरिया में प्रोवाइड करे, ठीक है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर किसी की जो बेसिक नीड जो है वो इजिली फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जो बिजनेस है उसको क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस ऐसे एरियाज में सेट करनी चाहिए, बैकवर्ड एरियाज में सेट करनी चाहिए, ताकि वहां की भी जो है वो ग्रोथ हो सके, वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, वहां के लोगों को भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस में मिल सके। और ऐसी जगह पर बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जो है उनकी बिजनेस वालों की हेल्प करती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट करती है ताकि हर जगह की जो है डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली हो सके, बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है, आप चाहते हो कि कोई एक्सप्लेनेशन आपको किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं या टॉपिक वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।